हाँ, मैं बहुत बार बताता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा। हमारे शहर में हमने 4 साल पहले जो टॉयलेट का पानी था वो हमने 18 करोड़ रुपए में बेच दिया। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि टॉयलेट का पानी बेचा जा सकता है। 18 करोड़ महाराष्ट्र सरकार खरीदती है, रिसाइकलिंग करके वो कोराडी और खापरखेड़ा के पावर प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहे हैं। और अभी 10 दिन पहले हमने एग्रीमेंट नया किया और पानी दे रहे, और हमको साल के म्यूनिसिपल कारपोरेशन कितने मिलेंगे पता है आपको? 78 करोड़। केवल टॉयलेट का पानी बेचकर हमको 78 करोड़ मिल रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि नो वन इज वेस्ट, यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। चाहे कोई इंसान भी वेस्ट नहीं है, चाहे कोई मटेरियल भी वेस्ट नहीं है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी एंड एप्रोप्रिएट लीडरशिप अगर होगी तो कचरे से भी सोना बन सकता है। अभी मैं आपको अनुरोध करूंगा, यहाँ उत्तर प्रदेश के बहुत से, बिहार के, झारखंड के विधायक होंगे। अभी एक पानी जो हमने निकाला, ये पानी से अभी हम मीथेन निकाल रहे हैं नागपुर में, और मीथेन से CO2 अलग करके बायो CNG निकालकर 50 से 55 बसेस उस पर चला रहे हैं। पोल्यूशन फ्री, कॉस्ट इफेक्टिव इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट। अब ये गंगा के किनारे पर मैं 125 बायोडाइजेस्टर बना रहा हूं, और ये यमुना पे बना रहा हूं, ये दिल्ली में है, पानीपत से शुरू है। 40 उपनदी और नाले हैं जहां भी हम लोग काम कर रहे हैं। 189 प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, 25,000 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। 100% हम पैसा खर्चा कर रहे हैं। अब मेरी योजना ये है कि जिसके लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि गंगा के किनारे पर जो विधायक वो सामने आए, वो जो बायोडाइजेस्टर से पानी शुद्ध होगा। तो मैं पावर मंत्री जी के पास गया, मैंने कहा आप मेरे गंगा के लिए मुझे आपका एक सहयोग चाहिए कि गंगा के किनारे पर टोटल 24 पावर प्रोजेक्ट है। बिहार में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, ये सभी गंगा के किनारे पर है। तो आप उसमें मेरा पानी आप पावर जनरेशन के लिए यूज करो। गंगा का सीवेज वाटर मैं अच्छा करके आपको देता हूँ। ये पाइपलाइन से पहुंचा तो 1 आध पैसा शायद बिजली महंगी होगी, पर शायद सस्ता भी हो सकता है। जब मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा 12 प्रोजेक्ट हमारे चालू में पानी लेने के लिए तैयार हुआ, हमारा अभी एग्रीमेंट होगा। उन्होंने ऑर्डर भी निकाला है, और ये पूरा गंदा पानी मैं जो गंगा का शुद्ध करके उनको बेचूंगा, उससे पैसे मिलेंगे। फिर मैं रेलवे मिनिस्ट्री के पास गया, मतलब आपकी जो गंगा के किनारे पर रेलवे स्टेशन है, जो गाड़ियां जाती हो धोते हो, तो गाड़ी धोने के लिए हमारा पानी यूज करो, आप खरीद लो तो उससे पैसे मिलेंगे। अब वो पानी को हम बेचेंगे, उसके बाद उसी पानी से मीथेन निकालकर CO2 अलग करके, वो CO2 से भी आइस क्यूब बनती है। आज बड़े बड़े 5 स्टार होटल में जो ड्रिंक्स लेते हैं तो जो आइस क्यूब होती है वो इससे बनते हैं। तो मैंने उनको कहा कि आप एक काम करिए कि ये जो बायो CNG है, इससे बसेस चलेगी, ट्रक चलेगी, ये सब बातें संभव है। तो गंगा ये हमारे लिए वरदान बन सकती है, हमारे रोजगार का साधन बन सकती है। अभी मैं परसों टुटीकोरिन गया था तमिलनाडु में, और मैं सोच रहा था कि इतना धूप थी, पानी नहीं है, सब लोग अस्वस्थ हो रहे थे। तो मैंने कुछ इंजीनियर्स को बुलाया था, और अब ये नई कल्पना ऐसी मेरे मन में आउट ऑफ बॉक्स बातें बहुत आती है। तो मैंने उनको कहा कि ये जो चेन्नई में आप पीने का पानी दे रहे हैं, जिसका डिसैलिनेशन कर रहे हैं, ये कॉस्ट कितनी आती है? तो उन्होंने कहा सर अब टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती हो गई है। बहुत खिंचातानी करके उन्होंने मुझे कहा कि 5 पैसे पर लीटर अच्छा शुद्ध स्वच्छ जल मिल सकता है। अब मैंने कहा इसको समुद्र में हम अगर सोलर एनर्जी पर अगर ये सिस्टम चलाएंगे तो बोले और पैसे कम हो सकते हैं। अब मैं स्टडी कर रहा हूं कि डैम बनाकर बरसात का पानी रोककर वो पानी पीने के लिए देने के बजाय और खेती के लिए देने के बजाय, जो 7,500 किलोमीटर का समुद्र किनारा है, वहां सोलर से पानी तैयार करना, पानी डिसैलिनेशन करना, और वो पानी पीने के लिए और खेती के लिए अगर यूज किया जाए तो क्या वो पानी अपने को पुरा सकता है क्या? अभी उसका रिसर्च शुरू किया है। अगर ये किया तो बंगाल से लेकर, उड़ीसा से लेकर, तमिलनाडु से लेकर, हम कर्नाटक के पार्ट में अनेक जगह पर पीने के पानी का समुद्र में डिसैलिनेशन करके कर सकते हैं। और इसलिए ऐसी अनेक बातें जो टेक्नोलॉजी के कारण बदली हुई, जिससे आपके क्षेत्र का जीवन सुसही हो सकता है। अभी एक कचरे के बारे में, मेरे घर पे यहाँ एक मशीन है, तो मैं रोज सुबह देखता था कि जो पत्तियां गिरती थी उसको जला देते थे। तो एक छोटा मशीन है, तो मैं रोज उसमें वो सब पट्टियां वाले ट्रक वालों को कहा कि मेरे घर पे ला के दो, और उसका बायो फर्टिलाइजर तैयार होता है।
और आपको ताज्जुब होगा, हमारे महात्मा गांधी जी जो कहते थे कि ग्रामीण क्षेत्र में हम बहुत प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारे गिरिराज सिंह मंत्री है, मैं उनके विभाग में एक वर्धा में एक इंस्टीट्यूट है, महात्मा गांधी विज्ञान इंस्टीट्यूट, मैं वहाँ गया था और उनने मुझे एक बॉटल भेज दी, उसमें एमिनो एसिड था। तो मैंने उनको कहा कि ये एमिनो एसिड जो है ये क्या है? ये बोले प्लांट बूस्टर है। वो लाकर मैंने हमारे खेती पे मेरी पत्नी ने यूज़ किया, इतना कि 25-30% ग्रोथ मिल गई। तो मुझे लगा किसान आत्महत्या कर रहे, उनका फ़ायदा होगा, ये तो बहुत सस्ता सोल्यूशन है। तो मुझे लगा इसमें राजनीति भी होगी कि नागपुर में जो हेयर कटिंग सैलून और ब्यूटी पार्लर वाले हैं उनके 50 रुपये किलो में अगर बाल खरीदी करूँगा तो उनको भी ज़रा अच्छा लगेगा कि वो फेंक देते थे। तो मुझे लगा कि नागपुर में मुझे 500-600 टन बाल मिल जाएगी, क्योंकि मुझे कल्पना ही नहीं थी कि बाल इतने हेयर कटिंग सैलून है, इतनी ब्यूटी पार्लर है। सबको मैंने इकट्ठा किया और मैंने कहा मैं 50 रुपये किलो से बाल खरीदी करूँगा, आप मुझे बाल दो। 1 महीने के बाद बाल मिले तो 50 किलो ही निकले। तब मेरे ध्यान में आया कि बाल इतने हल्के होते हैं कि इतने नहीं मिलते। अब आपको ताज्जुब होगा, मैं 5 ट्रक बाल तिरुपति से खरीदता हूँ और वो पूरा एमिनो एसिड बनता है। फिर एक राज्यसभा में एक एमपी है अभी, डॉक्टर विकास महात्मा, उनको पद्मश्री मिली है, वो जो भेड़ बकरी का उस कम्युनिटी से है। तो मैंने कहा डॉक्टर तू फालतू काम मत कर, तुम ये जो भेड़ बकरी के बाल काटने का काम शुरू कर। तो उन्होंने चालू किया, तो उन्होंने अभी मुझे 3 टन बाल ला के दिए बकरियों के काट के। तो गांव के लड़के उतने होशियार है कि उन्होंने कुत्ते के बाल, बैलों के बाल, भैंसों के बाल काटना शुरू किया, उससे भी एमिनो एसिड बनता है। आपको ताज्जुब होगा, 900 रुपए की बोतल हमने 300 रुपए में दी। धंधा नहीं करना था। अब इतना मार्केट में पॉपुलर हुआ कि पिछले मार्च में हमको 3.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ। अब वो एमिनो एसिड जो था उसके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बना रहे, उसके लेबोरेटरी तैयार की, और वो करते करते हमारे यहाँ ऐसे आप जैसे तरुण लोग काम करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो बायो फर्टिलाइजर हम तैयार करें प्रेस मड से, प्रेस मड और स्पेंट वॉश जो शुगर मिल में आता है, इसमें एमिनो एसिड डालो, इसकी NPK वैल्यू बढ़ेगी। तो उन्होंने एमिनो एसिड बना के वो खाद अच्छा तैयार किया। तो किसी को तो भी ध्यान में है कि दुबई के सरकार को ये खाद चाहिए, तो उसने भी 1 किलो बैग को ठप्पा मार के सर्टिफिकेट दे के बेच दिया, पता भी नहीं किसी को। दुबई के सरकार का लेटर आया कि आपका खाद अप्रूव हुआ। बाद में पता लगा कि सबसे अच्छा वही खाद था और 180 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला। और अभी बाल कम पड़ रहे हैं, अभी वो पूरा एक्सपोर्ट हो रहा है। अभी 90 कंटेनर चले गए पर बाल कम है। तो अभी मैं कहता हूँ बच्चों को कोमड़ी के लाओ और कोई कुत्ते के लाओ, बकरी के लाओ, भैंसों के लाओ, बाल चाओ। तो वो तिरुपति से पूरे बाल लेके उसका नहीं। दिस इज, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है, आपके पास दिमाग है, आपके पास विजन है, आपके पास आउट ऑफ बॉक्स विचार करने की ताकत है, तो पैसे वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। आप यू कैन मेक मिरेकल्स। मैं मेरे विभाग में अभी तक 8.5 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं। लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि वो फाइनेंस ज्यादा समझते, बोलते हैं इनका बजट 71,000 करोड़ का, 3 साल में मिलके 2-2.5 करोड़, या 8.5 लाख करोड़ कहां से लाया इसने। अच्छा, मैं भी ऊपर में बोलता हूँ मेरी एक बार डायरी में लिख लेना, नहीं हुई तो मुझे सवाल पूछना। और जो बोलते हो सब हो रहे, रोड फटाफट हो रहे, पूरे हो रहे। तो लोग मुझे पूछते पैसा कहां से लाते हो। आपने अखबार में पढ़ा होगा कि 10 दिन पहले हमने हमारे 9 प्रोजेक्ट को मोनेटाइज किया और इसकी कीमत थी 6,000 करोड़ और वर्ल्ड कंपटीशन हुई। और आपको ताज्जुब होगा कि हमने जब प्रोजेक्ट में टेंडर खोला तो हमको 6,000 करोड़ के बजाय 10,000 करोड़ मिले, 10,000 करोड़। मैं हमारी कोचिन शिपयार्ड करके कंपनी है, उसके लिए पैसा खड़ा करना था। मैं मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जा रहा था, मेरे सेक्रेटरी इनकम टैक्स कमिश्नर है, उन्होंने कहा सर टुडे इज नॉट ए गुड डे। व्हाट द प्रॉब्लम? बोले इंडेक्स 300 पॉइंट नीचे गया। मतलब फिर क्या होगा? बोले आज अपना बॉन्ड कोई लेगा नहीं, आज नहीं जाएंगे, कैंसिल करेंगे। बोले ऐसा नहीं है, एक बार जो हुआ सो हुआ, जाना है अपने को। मैं गया पर मैं डर गया था। जब स्टॉक एक्सचेंज गया तो सब नीचे मेरा स्वागत हुआ और वो जो बुल था वहाँ, उसके साथ मेरा फोटो निकाला, उसके सींग पकड़ के। मेरे मन में संशय था कि ये बुल तो आज ठोकने वाला है हमको। मैं ऊपर गया और 10 बजे मैंने बेल बजाई, 10 बजे, और 10 बजे बेल बजाई और 10:36 पर मुझे हमें 1600 करोड़ चाहिए थे।
हमें मिले 1,26,000 करोड़, 76 टाइम ओवर सब्सक्राइब। और ऊपर से नीचे चाय पानी के समय में जब स्टॉक एक्सचेंज के लोगों के साथ, मैं थोड़ा फैमिली, क्योंकि मैं जब महाराष्ट्र में मैंने पैसे खड़े किए थे तो वहां नाम बिकता है। अब मैं सरकारी हूं, मुझे तो कोई, पर मेरा नाम कैपिटल मार्केट में बिक सकता है, ये मुझे मालूम है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको जितना पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, मतलब 10 लाख करोड़। बोले हमारा स्टॉक एक्सचेंज, आप आओ, उतना पैसा देने के लिए तैयार है। पैसे की कोई कमी नहीं है, और पैसे इतने हैं, काम करने वालों की कमी है, जल्दी काम करने वालों की कमी है, आत्मविश्वास से पॉजिटिव काम करने वालों की कमी है सिस्टम में, पैसे की कमी नहीं है। और इसलिए आज हमारे देश में इनोवेटिव अप्रोच में जाएंगे, पैसा खूब बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है। हमारे पोर्ट है, हमारे बजट 800 करोड़ का है। पहले साल हमको 3,000 करोड़ प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल 4,000, तीसरे साल 5,000, अब 7,000 करोड़ इस साल होगा। वो पैसा हमने किया। अभी देखो, छोटी सी बात है कि हमारा एक जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, JNPT करके पोर्ट है, चेयरमैन इनकम टैक्स कमिश्नर, उसने 3,000 करोड़ लोन लिया पनवेल से JNPT 8 लेन कॉन्क्रीट, अभी पूरा हो रहा है, लगभग काम पूरा होने की स्थिति में है। तो उन्होंने लोन लिया ICICI बैंक से। तो मैंने उनको पूछा क्या इंटरेस्ट से लिया, तो बोले 11%। तब की बात है, 1-1.5 साल पहले। मैंने कहा 11% क्यों लिया? जब आपके पास 500 करोड़ टर्नओवर डॉलर में है तो डॉलर में लोन लो। बोले डॉलर में कौन पैसे देगा? मैंने तुरंत उठाकर ICICI बैंक के चेयरमैन चंदा कोचर को फोन किया कि आपने 3,000 करोड़ लोन सैंक्शन किया है रुपीज में, क्या आप इसको डॉलर में ट्रांसफर कर सकती है? बोले कर सकती हूँ। बोला इंटरेस्ट रेट क्या होगा? बोले LIBOR + 2%। अब जब वापस आया, मैंने एक सुना, तो मैंने कहा वो LIBOR + 2% ज्यादा हो रहा है, तुम एक काम करो, टेंडर निकालो, सबको कहो कि हमको 3,000 करोड़ डॉलर में लोन लेना है, देखो क्या होता है। जब हमने टेंडर निकाला तो स्टेट बैंक कैपिटल और DBS बैंक सिंगापुर का टेंडर आया, 2% ब्याज से 3,000 करोड़ मिले, 2% ब्याज से। हेजिंग करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डॉलर में वापस कर सकते हैं। तो 11% के बजाय 2% मिल गए, तो हमारा IRR सुधर गया। प्रोजेक्ट प्रॉफिट, अभी मैं मनमाड़ से इंदौर रेलवे लाइन बना रहा हूँ, ताई इंदौर से है, रेलवे के पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा तुम पैसे मत दो, तुम मुझे परमिशन दो, मैं बना लेता हूँ। तो रेलवे ने प्लान बनाया 8,000 करोड़ का। फिर मैंने बैठकर उसको कहा कि वो बोला अभी बनाइए 6,000 करोड़ का। अब वो होने के बाद वो बोला पैसे कहाँ से? बोला 10% सरकार देगी, 20% JNPT देंगी। स्टेट गवर्नमेंट ने हाथ ऊपर कर दिए, बोले हमारे पास पैसे नहीं है। मतलब ठीक है भाई, तुमको कमाई करके दूंगा, 6,000 करोड़ की रेलवे लाइन बनाऊंगा, उसका GST आपको मिलेगा, वो आपका प्रॉफिट होगा। अब एक काम करो कि इसमें जो सरकारी जमीन है वो मुझे फुकट में दे दो, उसका पैसा चार्ज मत करो। उनने मान्य किया। अब मैं 6,000 करोड़ की रेलवे लाइन बना रहा हूँ, और उसमें देवास और इंदौर से 47,000 कंटेनर रोज JNPT जाते हैं। और अहमदाबाद टू मुंबई ये ट्रैफिक जाम है, 8-8 दिन ट्रेन रुक जाती है। अब सब ट्रेन इधर से जाएगी और उधर से ये बैकवर्ड एरिया डेवलप हो जाएगा। देखिए इतने होशियार लोग हैं हमारे देश में। दिल्ली से मुंबई ये हम एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात सोच रहे हैं, नया। अब ये एक्सप्रेस हाईवे नया बनाना है, कितना खर्चा लगेगा? 60-70 हज़ार करोड़ रुपए लगेंगे। तो मेरे साथ एक IIT इंजीनियर काम करता है, बड़ा होशियार है, वो बहुत ही अच्छे सजेशन देता है। उसने एक दिन मुझे कहा सर एक वे आउट है। बोले क्या? बोले दिल्ली से जयपुर तो आप बना रहे हो एक्सप्रेस हाईवे, वो भी हम लोग ऐसे एरिया से जा रहे हो, अनडेवलप एरिया से। जो रिंग रोड फंसा था राजस्थान का 3 साल से, एक मीटिंग में बैठकर मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया। 1 साल में बनेगा, अगले बार मैं इनॉग्रेशन को जाऊंगा। तो रिंग रोड भी बन रहा है। तो मैंने कहा रिंग रोड के पास से हम लोग, मुझे थोड़ा जागरूक ही मालूम नहीं, अलवर से सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर से वडोदरा, और वडोदरा तो मुंबई 44,000 करोड़ का एक्सप्रेस हाईवे ऑलरेडी हम बना रहे हैं। तो मैंने कहा 8 लेन 10 लेन बड़ा हाईवे बनाएंगे। अब इसमें कहाँ हमारा इकोनॉमिक्स फायदे में, मैं आपको बताता हूँ। अगर हम डेवलप एरिया से जाते तो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट 5 से 7 करोड़ रुपए पर किलोमीटर थी। हमने पूरा बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरिया, जहाँ कुछ इंडस्ट्री ने, ऐसा पूरा एरिया लिया और रोड कर उसका विकास भी होगा। तो हमारा लैंड एक्विजिशन का रेट 50 से 60 लाख रुपए पर किलोमीटर आया, यानी 7 करोड़ के बजाय 60 लाख।
तो लैंड एक्विजिशन कॉस्ट कम हो गई और दिल्ली से मुंबई हम 10 घंटे में ले जाएंगे आपको, 10 घंटे में, और बड़ा रोड बन जाएगा, सस्ता हो जाएगा, वायबल हो जाएगा। इसलिए आज आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी छोटी छोटी समस्या है, बड़ी बड़ी समस्या है, उसको सुलझाने के लिए आप जब इनोवेटिव तरीके से सोचेंगे और पैसे के मॉडल को तैयार करेंगे ऐसा, तो उसमें प्रॉब्लम, सरकार के पास पैसे की कमी है। कोई भी पार्टी की सरकार आए, हमारी हालत ऐसी है कि सरकार के पास रिसोर्सेज की कमी है, जितना चाहिए उतनी नहीं है, और इसलिए हम लोग इनोवेटिव मॉडल में जाएंगे और इसमें काम करेंगे तो बहुत फायदा होगा। और इसलिए इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव और पोल्यूशन फ्री। मैं आखिर में आप सबको आग्रह करूंगा कि एक चीज आप जरूर करिए। हमारे देश में हम लोग 7 लाख करोड़ का ये पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करते हैं। ये हमारे देश का किसान तैयार कर सकता है। ये दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है, इसका कारण जो राइस स्ट्रॉ है, परली जो जलाते, इसके कारण हो रहा है। अब हमने निर्णय किया है, पेट्रोलियम मंत्री जी ने, अब वो कन्विंस हो गए। मैंने कहा क्यों 70-70 हजार करोड़ की रिफाइनरी डालते हो, ये किसानों को तैयार करो। और अभी फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल यानी मोलाइसेस टू इथेनॉल बनता है। सेकंड जनरेशन इथेनॉल यानी कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास और बांबू, पूरे नॉर्थ ईस्ट पे बांबू बड़ा हुआ है, उससे इथेनॉल बनता है। और थर्ड जनरेशन इथेनॉल यानी कॉर्न, राइस कट, इससे बनता है। अब भारत सरकार ये पॉलिसी बनाई, कैबिनेट के पास आई है। अब इससे एक नया रिवोल्यूशन हो रहा है। अब गेहूं और चावल लगाकर किसानों की तस्वीर नहीं बदल सकती। 1 टन राइस स्ट्रॉ से, परली से 280 लीटर इथेनॉल तैयार होता है। और मैं कोई भी चीज प्रूफ के सिवा बात नहीं करता। मैंने उस दिन नीतीश कुमार मेरे घर पर आए थे, उस दिन बजाज ने एक बाइक, एक ऑटो रिक्शा, एक इलेक्ट्रिक ऑटो मेरे घर पे लाई थी। 100% बायो इथेनॉल पर बाइक चलती है, ऑटो रिक्शा चलता है। और मेरे शहर में 55 एयर कंडीशन बसेस चलती, ग्रीन बसेस, जो ये किसानों के तैयार की हुई, बांबू से बनेगा।